नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास, और यह हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास की कक्षा 10 है। और साथियों, यह हमारी क्लास आदिकाल से चल रही है और आदिकाल में हम रासो साहित्य पढ़ रहे हैं। रासो साहित्य में हमने साथियों इससे पहले जो रचनाएं पढ़ी हैं वो खुमार रासो और बीसलदेव रासो, विजय रासो पढ़ी है। खुमार रासो के बारे में आपको पता ही है, यह 9वीं सदी की है और इसके रचनाकार कौन है? दलपति विजय हैं। और यह दोहा सवैया कवित छंद में है और कुल छंद इसमें लगभग 5000 हैं। इसके अलावा साथियों विजयपाल रासो 12वीं सदी की रचना है, जो रचनाकार जिसके हैं नल सिंह भट्ट, और यह ग्रंथ जो है उपलब्ध नहीं है और वीर गीत है यह। इसके अलावा हमने पढ़ा बीसलदेव रासो, और बीसलदेव रासो सन 1155 की रचना है। रचनाकार इसके नरपति नाला हैं। संदेश काव्य माना जाता है और यह एक रासो ग्रंथ होते हुए भी श्रृंगारी काव्य है। यह एक वीर गीत भी है जिसमें 4 खंड और 2000 चरण और छंद 125 हैं। और अब हम आज बात करेंगे पृथ्वीराज रासो। देखिए, पृथ्वीराज रासो के हम समय की बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो का जो समय है वो 12वीं शती माना जाता है। कितना माना जाता है? 12वीं शती, ठीक है। और संवत की बात करें तो संवत जो है इसकी है 1225, और संवत 1225 1249, ठीक है, 12वीं सदी। और रचनाकार इसके कौन है? रचनाकार चंद्रवरदाई है। कौन है? चंद्रवरदाई। रचनाकार इसके चंद्रवरदाई हैं, ठीक है। इनका मूल नाम अगर हम देखते हैं तो इनका मूल नाम जो है, मूल नाम इनका वलिद्य या पृथ्वी भट्ट था। क्या था? पृथ्वी भट्ट इनका मूल नाम है। देखिए, जो पृथ्वीराज रासो है इसको डॉक्टर नगेंद्र ने पिंगल शैली का, ठीक है, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे डिंगल शैली का काव्य माना है, ठीक है, डिंगल शैली का काव्य माना है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने पिंगल शैली और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे डिंगल शैली का काव्य माना है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें कहें तो जो सर्ग या समय जिसे हम कह सकते हैं, समय या सर्ग इसमें कितने हैं? 69 कहें तो 69 माने गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। और छंद, इसमें छंद कितने हैं? छंद साथियों इसमें 68 प्रकार के हैं। 68 छंद नहीं है, 68 प्रकार के छंद हैं आपके पृथ्वीराज रासो में। और इसके मुख्य छंद कौन कौन से हैं? देखिए, 68 प्रकार के छंदों में मुख्य छंद आपका कवित्त है, और मुख्य छंद आपका छप्पे, और मुख्य छंद दूहा या दोहा, तूमर, त्रोटक, ठीक है, त्रोटक, गाहा आदि, ठीक है। ये आपके पृथ्वीराज रासो के मुख्य छंद हैं, ठीक है। और अगला जो बिंदु है, जो चंद्रवरदाई हैं इनको छप्पे छंद के विशेषज्ञ हैं। कौन है? विशेषज्ञ। इनको छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है।
या छप्पे छंद का राजा, छप्पे छंद का राजा किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई को, चंद्रबरदाई को, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक खंड कैमास वध है पृथ्वीराज रासो में, इसमें एक खंड कौन सा है? कैमास वध, कैमास वध है, जिसमें कैमास के कामांध होने के कारण, जिसमें कैमास के कामांध होने के कारण कामांध होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने इसका वध कर दिया। किसका? कैमास का, इसका वध कर दिया, ठीक है। अब एक कथन है कि पृथ्वीराज रासो की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में हुई। शुक शुकी संवाद, शुक शुकी संवाद के रूप में हुई। किसका कथन है? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कौन सा? कि पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। देखिए, इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को रामचंद्र शुक्ल ने पहला महाकाव्य, ठीक है, शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य व चंद्रबरदाई हिंदी के पहले महाकवि हैं, ठीक है। माने किसके अनुसार है ये? आचार्य शुक्ल के अनुसार। आचार्य शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है और चंद्रबरदाई हिंदी के पहले महाकवि हैं। यह आपको याद रखना, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि चंद्रबरदाई के 4 पुत्र थे जिनमें से चौथे जल्लड़ थे। याद रखना है, चंद्रबरदाई के 4 पुत्र थे जिसमें चौथे कौन थे? जल्हड़ थे। जिन्हें जल भी कहा जाता है। अब देखिए एक और है बिंदु कि डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है? घटनाकोश कहा है। घटनाकोश। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो को घटनाकोश किस विद्वान ने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को घटनाकोश कहा है।
याद रखना है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला हम बिंदु देखते हैं। देखिए, राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी, राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। ठीक है, राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी पृथ्वीराज रासो को किसने कहा है? यह कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। अब देखिए, आपसे पूछा भी जा सकता है कि पृथ्वीराज के पिता का नाम, तो पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर, क्या है? सोमेश्वर है। अगला पेज है ही हमारा। देखते हैं अगला बिंदु क्या है। देखिए, श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने इसे विशाल महाकाव्य कहा है। विशाल महाकाव्य, विशाल महाकाव्य। तो विशाल महाकाव्य किसने कहा है? एक तो कहा है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने एक तो इसको विशाल महाकाव्य कहा है, दूसरा उदयनाथ तिवारी ने इसे क्या कहा है? विशाल महाकाव्य कहा है। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। देखिए, स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य, स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने कहा है? स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य बाबू गुलाब राय ने कहा है। बाबू गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय ने इसको स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है, याद रखना है। अब देखिए, कैमास वध और पद्मावती समय दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं। किसके? पृथ्वीराज रासो के। ठीक है, पद्मावती और कैमास वध। अब देखिए, इसके 30,000 कर्नल टार्ड हुए हैं, एक पाश्चात्य जो विद्वान कर्नल टार्ड ने इसके 30,000 कितने? 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अंग्रेजी में अनुवाद किया, याद रखना है, अंग्रेजी अनुवाद किया है। और देखिए, पृथ्वीराज रासो के अब तक 4 संस्करणों का उल्लेख है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करणों का उल्लेख। अब देखिए, पहला जो संस्करण है, प्रथम संस्करण जो है, यह सबसे बड़ा संस्करण है। और प्रथम संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित हुआ है? पहला संस्करण माने प्रथम संस्करण। जो प्रथम संस्करण है वह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। प्रकाशित हुआ है। ठीक है, यह सबसे बड़ा संस्करण है। यह सबसे बड़ा संस्करण है। ठीक है, यह सबसे बड़ा संस्करण है। और इसमें 16,000
16,306 छंद हैं। कितने छंद हैं? 16,306 छंद हैं और 69 समय हैं। समय माने सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं। ठीक है। इसकी प्रति कहाँ है? इसकी प्रति कहाँ है? उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित। ठीक है। अब बात आती है दूसरा संस्करण। देखिए, दूसरा संस्करण अगर हम बात करते हैं तो यह अप्रकाशित है। ठीक है, अप्रकाशित माने पहला ही संस्करण आपका प्रकाशित हुआ है, अन्य तीनों संस्करण जो हैं अप्रकाशित हैं। इसमें 7,000 छंद बताए जाते हैं, 7,000। ठीक है। और इसकी जो प्रति है वो कहाँ सुरक्षित है? अबोहर बीकानेर में सुरक्षित है। ठीक है। और तीसरा संस्करण भी आपका कैसा है? अप्रकाशित है। तीसरा संस्करण, देखिए तीसरा जो संस्करण है वो भी आपका अप्रकाशित है और इसमें आपके 3500 छंद हैं। ठीक है। सर्ग कितने हैं? सर्ग इसमें 19 हैं, 19। ठीक है, जिनको हम समय भी कह देते हैं। और आपका चौथा संस्करण जो है, चौथा संस्करण यह भी अप्रकाशित है और इसमें आपके छंद कितने हैं? 1300 छंद हैं, 1300 छंद। ठीक है, याद रखना है इस बात को। अब देखते हैं अगला बिंदु हम देखेंगे। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो सर्ग है, इसका सबसे बड़ा सर्ग कन्नवज्ज है। कन्नवज्ज है जो इस ग्रंथ का मूल कथानक माना जाता है। ठीक है, याद रखना है। देखिए, अब प्रामाणिकता के संबंध में मत। अब देखिए, इसकी प्रामाणिकता के संबंध में भी कई अलग अलग मत हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए इसको प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, देखिए प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले प्रामाणिक मानते हैं श्याम सुंदर दास। दूसरा जेम्स टॉड। तीसरा मिश्र बंधु। चौथा मोतीलाल मेनारिया। मोहनलाल
विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और चंद्रवली पांडे, चंद्रवली पांडे। ठीक है, ये आपको प्रमाणिक मानने वाले आपके विद्वान हैं। ठीक है, ये जो प्रमाणिक मानते हैं। अब देखते हैं अप्रमाणिक मानने वाले। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? देखिए, रामचंद्र शुक्ल सबसे महत्वपूर्ण, रामचंद्र शुक्ल। दूसरा डॉक्टर बूलर और राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा भी इसको अप्रमाणिक मानते हैं। श्यामलाल दास ये भी अप्रमाणिक मानते हैं। मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर और हीरचंद्र ओझा। तो इतने लोग इसको क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। अब बात आती है कि इसको अर्ध प्रमाणिक भी माना जाता है। अर्ध प्रमाणिक कौन कौन मानता है इसको? अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। देखिए, इसको अर्ध प्रमाणिक कौन कौन मानता है वो भी देखते हैं। देखिए, अर्ध प्रमाणिक हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा भी इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। मुनिजिन विजय भी इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और सुनीत कुमार चटर्जी। यहाँ से साथियों कई प्रश्न बन जाते हैं कि कौन अर्ध प्रमाणिक, ठीक है, और कौन प्रमाणिक, कौन अप्रमाणिक इसको मानता है। याद रखना है आपको, यह है महत्वपूर्ण बात। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कब 1875 ईस्वी में किसने? डॉक्टर बुलर ने सबसे पहले 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुलर ने जयानकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर इसे अप्रमाणिक घोषित किया। ठीक है, अप्रमाणिक घोषित किया। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, ये बातें आपने महत्वपूर्ण यहाँ जान ली। अब हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में मत। अब देखिए, इस ग्रंथ की भाषा के संबंध में भी मत हैं, उनको हम समझते हैं। देखिए, ब्रज भाषा काव्य, इसको ब्रज भाषा
काव्य कौन मानता है? ग्राउज। ग्राउज इसको ब्रज भाषा का मानते हैं, ग्राउज। इसको अपभ्रंश या पुरानी राजस्थानी, पुरानी राजस्थानी, अपभ्रंश या पुरानी राजस्थानी, राजस्थानी इसे कौन मानता है? दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा और मीना राम रंग, मीना राम रंग, ठीक है। और कन्नौजी, इसकी भाषा कन्नौजी, कन्नौजी भाषा इसकी कौन मानता है? गारसा द तासी, गारसा द तासी इसकी भाषा मानते हैं कन्नौजी। और डिंगल शैली, इसकी डिंगल शैली को मानते हैं बच्चन सिंह, मैं आपको शुरुआत में ही बताया था, बच्चन सिंह। और पिंगल शैली का इसकी भाषा पिंगल कौन मानते हैं? पिंगल शैली की भाषा आपके डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। तो आपको ये बात समझ आई होगी। इसके अलावा इसको अपभ्रंश का, इसकी भाषा अपभ्रंश कौन मानता है? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। और इस अपभ्रंश भाषा, ठीक है, पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा सबसे पहले मानने वाले प्रथम विद्वान जो भाषा को क्या मानते थे? भाषा अपभ्रंश मानते थे, वो कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं वो इस ग्रंथ की भाषा सबसे पहले अपभ्रंश मानने वाले विद्वान माने जाते हैं, ठीक है। यह बात आप सबको समझ में आई होगी। चलिए देख लेते हैं हम फिर से एक बार। पृथ्वीराज रासो आज हमने पढ़ा और यह 12वीं सदी का है और संवत 1225 का है, ठीक है। रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। मूल नाम इनका बलिद्य या पृथ्वी भट्ट है। डॉक्टर नगेंद्र पिंगल और बच्चन सिंह इसको डिंगल शैली काव्य मानते हैं। इसमें समय या सर्ग कितने हैं कहें तो 69 हैं। अब देखते हैं छंद है इसमें 68 प्रकार के। मुख्य छंद कवित्व, छप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि हैं। चंद्रवरदाई छप्पे छंद के विशेषज्ञ या छप्पे का इनको राजा कहा जाता है। इसमें एक खंड कैमास वध का है और जिसमें क्या है, कैमास के कामांध होने के कारण पृथ्वीराज इसको मार देता है, इसका वध कर देता है। और पृथ्वीराज रासो की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में हुई है, ऐसा मानते हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चलिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य और चंद्रवरदाई हिंदी के पहले महाकवि माने जाते हैं। चंद्रवरदाई के 4 पुत्र थे जिसमें चौथे जलहड़ या जलह थे। डॉक्टर नगेंद्र पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहते हैं। राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं और पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर था, ठीक है। विशाल महाकाव्य किसने कहा है? श्याम सुंदर दास और उदयनाथ तिवारी ने। स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य बाबू गुलाब राय मानते हैं। कर्नल डाट ने इसको 30,000 छंदों के कर्नल डाट ने 30,000 छंदों का इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हैं। प्रथम संस्करण आपका नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ और यह सबसे बड़ा संस्करण माना जाता है। अब देखिए, पहला संस्करण जो हुआ उसमें 16,300 छंद थे, 69 सर्ग या समय थे और यह उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरा संस्करण अप्रकाशित माने कहें तो पहले संस्करण के अलावा जितने भी और 3 संस्करण हुए सभी अप्रकाशित थे। 7,000 छंद हैं और यह अबोहर बीकानेर में सुरक्षित है, ठीक है।
तीसरा संस्करण है अप्रकाशित 3500 छंद हैं, सर्ग 19। चौथा संस्करण ये भी अप्रकाशित है, इसमें 1300 छंद हैं। तो 4 संस्करण हैं इसके, ठीक है। अब देखिए, इसको प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, इसका सबसे बड़ा सर्ग कन्वज्य है, जो इस ग्रंथ का मूल कथानक माना जाता है। प्रमाणिकता के संबंध में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। तो श्याम सुंदर दास, जेम्स टॉड, मिश्रबंधु, मोतीलाल मेनारिया, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या और चंद्रवली पांडे, ये इसको मानते हैं प्रमाणिक। अब वो जो इसको अप्रमाणिक मानते हैं कौन कौन? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर, रामकुमार वर्मा, श्याम लाल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर और हीरा चंद्र ओझा, ठीक है। और अर्ध प्रमाणिक इसको कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, मुनिजिन विजय और सुनीत कुमार चटर्जी। बात आती है कि सबसे पहले 1875 में डॉक्टर बुलर ने जो कहें तो जयानकृत जो पृथ्वीराज विजय के आधार पर इसको अप्रमाणित घोषित कर दिया। पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में भी मत हैं। ब्रज भाषा इसकी मानते हैं ग्राउज, और अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी दशरथ शर्मा और कौन? मीना राम रंग मानते हैं। कन्नौजी इसकी भाषा मानते हैं गारसा दत्तासी। इसके अलावा डिंगल शैली का बच्चन सिंह और पिंगल शैली का डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। और देखिए, अपभ्रंश इसकी भाषा बताई श्याम सुंदर दास ने, और सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का ग्रंथ है ऐसा मानते थे कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो साथियों, हमने आज पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में आज हमने पढ़ा। अब रासो साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपका परमाल रासो, फिर इसके बाद हम लौकिक साहित्य शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं। साथियों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। इसके अलावा आप कमेंट भी कर दिया करिए, क्योंकि कमेंट से क्या रहता है, हमको थोड़ा ऊर्जा मिलती है, ताकि हम लोग जुड़े रहें आपसे, वीडियो भी आप तक लाते रहें, है ना। जितना आप हमें ऊर्जावान करेंगे, मैं आपको उतना ही सहायक होऊंगा और आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।